एसएलई के अंदर सबसे पहली चीज़ क्या आती है, आपको फीवर होता है, वेट लॉस हो जाता है, माइल्ड लिम्फेडिनोपैथी हो जाती है, मे occur ड्यूरिंग द फ्लेयर्स ऑफ एक्टिव डिजीज, whereas others such as fatigue and low grade joint pains can be constant, not particularly associated with the active inflammatory disease. क्लिनिकल फीचर्स में सबसे पहले पेशेंट को क्या होगा, बुखार हो जाता है, उसका वेट कम होना स्टार्ट हो जाता है और उसके लिम्फ नोड्स एनलार्ज हो जाते हैं और आपको ये सब कुछ आपको ड्यूरिंग फ्लेयर ऑफ डिजीज एक्टिविटी होता है, ठीक है। और कुछ पेशेंट्स को फटीग डेवलप हो जाती है और लो ग्रेड जॉइंट पेन हो जाते हैं जो कि कांस्टेंट होते हैं, उनको हल्का हल्का जॉइंट्स के अंदर पेन रहता है, फटीग हो जाती है और ये आपकी एक्टिव इन्फ्लामेटरी डिजीज के साथ एसोसिएटेड नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है सबसे पहले आपका आर्थराइटिस, ठीक है। आर्थराइटिस के अंदर बेसिकली क्या होता है, आर्थरेल्जी आपका कॉमन होता है कि आपको जॉइंट्स के अंदर पेन होता है। 90% पेशेंट जो होते हैं, ठीक है, वो उनको अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस भी होती है, क्योंकि पहले भी बोला था कि आपका रूमेटॉइड आर्थराइटिस की तरह ही आपको सिमेट्रिकल आर्थराइटिस होता है। एसएलई का बेसिकली क्या होता है, आर्थरेल्जी आपको डेवलप हो जाता है। आर्थरेल्जी आपको मोर कॉमन होता है कि 90% पेशेंट्स के अंदर, ठीक है, इज ऑफन अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस। आर्थरेल्जी आपको डेवलप हो जाता है 90% पेशेंट्स के अंदर, आपको अर्ली मॉर्निंग स्टिफनेस होती है। टेनोसाइनोवाइटिस भी हो सकता है, ठीक है, अपेरेंटली टेनोसाइनोवाइटिस भी डेवलप हो सकता है, बट क्लिनिकली अपेरेंट साइनोवाइटिस विद द जॉइंट स्वेलिंग इज रेयर, ठीक है। आपके टेंडेंस की इन्फ्लामेशन हो जाती है, साइनोवियम की इन्फ्लामेशन भी हो सकती है, साइनोवाइटिस हो सकता है, लेकिन जो जॉइंट स्वेलिंग होती है ना वो आपकी रेयर ही होती है, ठीक है। जॉइंट डिफॉर्मिटीज आपको डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि जैकोब्स आर्थ्रोपैथी डेवलप हो जाती है, राइजिंग जैकोब्स एज द रिजल्ट ऑफ द टेंडन डैमेज, बट द जॉइंट इरोजन्स आर नॉट अ फीचर, ठीक है। जॉइंट आपका इरोड नहीं होता है, जॉइंट डिफॉर्मिटीज अराइज हो सकती हैं, जैसे कि जैकोब्स आर्थ्रोपैथी डेवलप हो जाती है जिसमें आपका टेंडन डैमेज होने की वजह से, ठीक है, टेंडन के डैमेज हो जाने की वजह से आपको जॉइंट डिफॉर्मिटी हो सकती है, लेकिन आपको जॉइंट इरोजन्स डेवलप नहीं होती हैं, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आता है रेनॉल्ड्स फिनोमेना। रेनॉल्ड्स फिनोमेना के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपकी ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाती है आपके एक्सपोजर टू कोल्ड की वजह से, ठीक है। रेनॉल्ड्स फिनोमेना इज कॉमन एंड मे एंटीडेट अदर सिम्टम्स बाय मंथ्स एंड ईयर्स, ठीक है। रेनॉल्ड्स फिनोमेना का कॉमन फिनोमेना होता है और आपकी ये मंथ्स और ईयर्स पहले आपका आना स्टार्ट हो जाता है बाकी सारे सिम्टम्स से। एसएलई आपकी रेनॉल्ड्स फिनोमेना के साथ प्रेजेंट करती है, इसमें आपको साथ एर्थरेल्जिया होता है और आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है, ठीक है। एसएलई वाले जब पेशेंट आते हैं ना, उसको क्या होगा, जॉइंट पेन होगा या आर्थराइटिस डेवलप हो जाएगा और साथ उसको रेनॉल्ड्स फिनोमेना होगा। जो सेकेंडरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना जो आपका एसएलई के साथ एसोसिएटेड होता है और बाकी आपकी जो ऑटो इम्यून कनेक्टिव टिश्यू डिजीज के साथ एसोसिएटेड होता है, आपने इसको डिफरेंशिएट करना होता है प्राइमरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना से, जो कि जनरल पॉपुलेशन के अंदर भी हो सकता है। 5% आपकी नॉर्मल पॉपुलेशन के अंदर भी रेनॉल्ड्स फिनोमेना कॉमन होता है, जो कि एसएलई के साथ एसोसिएटेड नहीं होता है, ठीक हो गया। एसएलई वाला आपका सेकेंडरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना होता है। फीचर्स इन फेवर ऑफ सेकेंडरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना क्या होंगे, अगर आपके पास अगर 25 साल की उम्र के बाद अगर आपको रेनॉल्ड्स फिनोमेना स्टार्ट हुआ है, अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री भी नहीं आ रही है रेनॉल्ड्स फिनोमेना की, और अगर मेल्स के अंदर हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको सेकेंडरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना है। हम क्या करते हैं, कैपिलरी नेल फोल्ड लूप्स जो होती हैं उसकी ऑफ्थेल्मोस्कोप से एग्जामिनेशन करते हैं, ठीक है। कैपिलरी नेल फोल्ड्स की जो कैपिलरी नेल फोल्ड के ऊपर जो लूप्स होते हैं उसकी ऑफ्थेल्मोस्कोप से एग्जामिनेशन करते हैं। ऑयल प्लेस्ड ऑन द स्किन, ठीक है, स्किन के ऊपर हम ऑयल लगाते हैं, उससे हमें नॉर्मल लूप जो पैटर्न होता है वो आपका लॉस हो जाता है और कैपिलरी का फॉल आउट हो जाता है, एंड डायलिटेशन और ब्रांचिंग ऑफ द लूप्स, ठीक है। एंड डायलिटेशन एंड ब्रांचिंग ऑफ द लूप्स आपके डायलेट कर जाते हैं, ब्रांचिंग होती है लूप्स की। दीज फीचर सपोर्ट द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस एंड द सिवियर प्राइमरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना, ठीक है। इफ द रेनॉल्ड्स फिनोमेना इज सिवियर, डिजिटल अल्सरेशन भी डेवलप हो सकती है, ठीक है। हम इसके लिए बेसिकली क्या करते हैं, हम जो है ना वो कि हम ऑफ्थेल्मोस्कोप से ना जो नेल फोल्ड लूप्स होते हैं उसको हम ऑफ्थेल्मोस्कोप से देखते हैं, ठीक है। ऑयल प्लेस करते हैं स्किन के ऊपर। अगर आपके जो नॉर्मल लूप्स पैटर्न होते हैं ना, अगर आपको वो खत्म हो जाता है, नॉर्मल लूप पैटर्न अगर आपका खत्म हो गया है और आपके जो है वो डायलिटेशन या फिर ब्रांचिंग हो गई है ना अगर आपके लूप्स की, ठीक है, आपके लूप्स डायलेट कर जाते हैं और उनकी ब्रांचिंग हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपको सिस्टेमिक स्क्लेरोसिस डेवलप हो गई है या फिर आपको जो है वो सिवियर प्राइमरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना डेवलप हो गया। और सिवियर रेनॉल्ड्स फिनोमेना के अंदर ना आपको डिजिटल अल्सरेशन भी डेवलप हो जाती है। रेनॉल्ड्स फिनोमेना बेसिकली क्या होता है, ये आपका इफेक्ट करते हैं 5 से 10% आपकी यंग वुमेन को इफेक्ट करते हैं, 15 से 30 ईयर्स ऑफ एज के अंदर होता है और टेम्परेट क्लाइमेट्स वाले एरियाज के अंदर होता है, ठीक है। इट डज नॉट प्रोग्रेस टू अल्सरेशन, ठीक है, और इन्फेक्शन एंड सिग्निफिकेंट पेन इज अनयूजुअल, ठीक है। ना इसमें अल्सरेशन होती है ना ही इन्फेक्शन होती है और सिग्निफिकेंट पेन भी आपका अनयूजुअल होता है। जो अंडरलाइंग कॉज होती है वो क्लियर भी नहीं किस वजह से आपको रेनॉल्ड्स फिनोमेना डेवलप होता है, इसके लिए कोई इन्वेस्टिगेशन की भी जरूरत नहीं होती है। पेशेंट को हम यही कहते हैं कि वो जो है ना वो ठंड से बचे और अपने आप को कोल्ड से एक्सपोजर को अवॉइड करे, ठीक है। कोई भी ऐसे ट्रीटमेंट की भी रिक्वायर्ड नहीं, और कोई भी ट्रीटमेंट भी आपको ऐसा नहीं चाहिए होता है रेनॉल्ड्स फिनोमेना के लिए। अगर ट्रबलसम सिम्टम्स आ रहे होते हैं तो उसके लिए हम वेजोडाइलेटर्स या फिर नाइफिडिपिन भी हम दे देते हैं, ठीक है। जो मोर सिवियर रेनॉल्ड्स फिनोमेना होता है ना, ठीक है, वो आपका डिजिटल अल्सरेशन भी करा सकता है जब आपको कोई कनेक्टिव टिश्यू डिजीज होती है, ठीक है। नॉर्मली जो प्राइमरी रेनॉल्ड्स फिनोमेना के अंदर आपको अल्सरेशन नहीं होती है, लेकिन अगर आपको कोई कनेक्टिव टिश्यू डिजीज की वजह से अगर आपको रेनॉल्ड्स फिनोमेना होगा तो उसका आपकी डिजिटल अल्सरेशन भी डेवलप हो सकती है। अब स्किन के अंदर क्या क्या चेंजेस आते हैं एसएलई के अंदर। स्किन जो होती है कॉमनली इन्वॉल्व होती है एसएलई के अंदर, और मैनी एसएलई स्किन इरप्शंस जो होती है ना वो हमारे पास यूवी लाइट के एक्सपोजर की वजह से होती हैं। जो मेन टाइप्स की स्किन इन्वॉल्वमेंट होती है हमने पहले भी पढ़ा कि आपको जो है ना वो इसमें तमाम चीज़ें होती हैं, ठीक है। आपको
फेशियल रैश डेवलप हो जाता है, जिसमें आपका बटरफ्लाई फेशियल रैश होता है, ठीक है, जो कि एरिथेमेटस होगा, रेड होता है, रेज्ड होता है, पेनफुल और इची होता है, अकर्स ओवर द चीक्स विद द स्पेयरिंग ऑफ द नेज़ोलेबियल फोल्ड, ठीक है। रोजेशी इज अ मिमिक ऑफ दिस रैश, ठीक है। एक्नी रोजेशी जो होती है ना वो भी इसको मिमिक कर रही होती है इस रैश को, कि आपका फेशियल रैश होता है जिसमें नेज़ोलेबियल फोल्ड को वो स्पेयर कर देगा, और इची होता है, पेनफुल भी होता है, रेड हो जाता है, ठीक है, और रेज्ड होते हैं लियंस आपके। डिस्क्वाइड रैश क्या होता है, इसमें हाइपर कैराटोसिस डेवलप हो जाती है, फॉलिकुलर प्लगिंग हो जाती है, स्कारिंग एलोपेशिया हो जाता है आपको, स्कारिंग एलोपेशिया इफ इट अकर्स ऑन द स्कैल्प, ठीक है। अगर आपकी स्कैल्प के ऊपर एक डिस्क्वाइड रैश होगा तो उसके वहाँ से आपके बाल उड़ जाते हैं, ठीक है। हाइपर कैराटोसिस हो जाती है और फॉलिकुलर प्लगिंग होती है। डिफ्यूज भी रैश हो सकते हैं जिसमें आपका नॉन स्कारिंग एलोपेशिया हो जाता है, विच में भी ऑल्सो अकर विद एक्टिव डिजीज, ठीक है। डिफ्यूज रैश हो सकता है, डिस्क्वाइड रैश हो सकता है, मेलर रैश हो सकता है, अर्टिकेरियल इरप्शन हो सकती हैं कि रेडनेस आपके पूरी बॉडी के ऊपर एलर्जी वगैरह डेवलप हो जाएगी, और लिविडो रेटिकुलरिस डेवलप हो जाता है जो कि आपका एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम का भी फीचर होता है, और ये आपका फ्रैंकली वेस्कुलाइटिक होता है। अगर आपका स्वेयर हो जाए तो वेस्कुलाइटिक भी हो सकता है। यहाँ पे ये शो किया हुआ है कि स्वेयर सेकेंडरी नॉट फिनोमेना डेवलप हो गया जिसमें आपकी ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द स्किन हो गई है, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास ये लिविडो, यहाँ पे मेलर रैश को शो किया हुआ है, ठीक है। मेलर रैश के अंदर बेसिकली क्या होता है कि मेलर रैश ऑफ द एसएलई होता है जो कि नेज़ोलेबियल फोल्ड को स्पेयर कर रहा होता है। ये रैश जो होते हैं नोटेबली सिमिलर होते हैं एक्नी रोजेशी से रिजेंबल कर रहा होता है, जो कि इट सेल्फ एसोसिएटेड होती है इन्फ्लेमेटरी जॉइंट डिजीज के साथ, सोराइटिक आर्थराइटिस के साथ, ठीक है। सोराइटिक आर्थराइटिस के अंदर भी आपको जो है ना वो एक्नी रोजेशी डेवलप हो जाती है, इस तरह का रैश होता है, और साथ एसएलई के अंदर भी आपको मेलर रैश डेवलप हो जाता है। किडनी के अंदर एसएलई के अंदर आपको ल्यूपस नेफ्राइटिस डेवलप हो जाता है। रीनल इन्वॉल्वमेंट आपकी मेन डिटर्मिनेंट होती है प्रोग्नोसिस की, ठीक है। प्रोग्नोसिस कैसी होगी इसका ये इस पर डिपेंड करता है कि आपकी किडनी ज़्यादा कितनी इन्वॉल्व हुई है, ठीक है। हम रेगुलर मॉनिटरिंग करते हैं यूरिन एनालिसिस की, ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। टिपिकल रीनल लीजन इज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, ठीक है। इसमें क्या होता है आपको ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हमें मिलता है जिसकी वजह से आपको हीमाचूरिया हमें मिलना स्टार्ट हो जाता है, प्रोटीन यूरिया हो जाता है, और आरबीसी हमें कास्ट मिलती है यूरिन के अंदर, है ना। सबसे पहले आपने ये करना है कि आपको जो टिपिकल लीजन जो होता है ना इसमें प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डेवलप हो जाता है, आरबीसी की कास्ट हमें मिलती है, साथ में प्रोटीन यूरिया भी मिलता है, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले क्या आता है कि जो WHO क्लासिफिकेशन है ना ल्यूपस नेफ्राइटिस की, क्लास 1 का मतलब क्या होता है आपको मिनिमल मिजेंजल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है, ठीक है। क्लास 2 के अंदर क्या होता है आपको मिजेंजल प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है। क्लास 3 के अंदर आपको फोकल प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस होता है। क्लास 4 के अंदर आपको डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस हो जाता है, ठीक है। क्लास 5 के अंदर आपको मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, और क्लास 6 के अंदर आपको एडवांस स्क्लेरोटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस डेवलप हो जाता है। ये WHO क्लासिफिकेशन है ल्यूपस नेफ्राइटिस की, ठीक है। क्लास 1 मिनिमल है, क्लास 2 मिजेंजल प्रोलिफरेटिव है, क्लास 3 आपका फोकल प्रोलिफरेटिव है, क्लास 4 आपकी डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव है। मिजेंजल प्रोलिफरेटिव, फोकल प्रोलिफरेटिव, डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव। क्लास 5 आपकी मेम्ब्रेनस ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है। क्लास 6 आपकी एडवांस स्क्लेरोटिक ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस है, एडवांस स्क्लेरोटिक। सबसे पहले मिनिमल के बाद सेकंड है आपकी मिजेंजल प्रोलिफरेटिव, उसके बाद आपकी आती है फोकल प्रोलिफरेटिव, देन डिफ्यूज प्रोलिफरेटिव, मेम्ब्रेनस, एंड देन वी हैव एडवांस स्क्लेरोटिक। ये जो आपकी क्लास 1 होती है ना, क्लास 1 के अंदर बेसिकली क्या होता है आपका जो क्लास 1 के अंदर आपको यूरिक एसिड के लेवल होते हैं वो भी नॉर्मल होते हैं, क्रोटिनिन भी आपका नॉर्मल होता है, कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट हम नहीं करते हैं क्लास 1 के लिए, ठीक है। जो क्लास 2 होती है इसमें जिसके अंदर आपका हमने पढ़ा था कि मिजेंजल प्रोलिफरेटिव थी, उसके अंदर आपको माइक्रो हिमाचूरिया डेवलप हो जाता है और प्रोटीन यूरिया डेवलप हो जाता है, ठीक है। हिमाचूरिया और होता है, प्रोटीन यूरिया होता है, हम एस इनहिबिटर्स इसके लिए देते हैं क्लास 2 के लिए। क्लास 3 के अंदर आपको हिमाचूरिया भी होता है, प्रोटीन यूरिया भी होता है, ब्लड प्रेशर भी आपका ज़्यादा हो जाता है, GFR आपका डिक्रीज कर जाता है, और आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप हो जाता है क्लास 4 के अंदर, ठीक है। क्लास 3 के अंदर हिमाचूरिया, प्रोटीन यूरिया, हाइपरटेंशन। क्लास 4 के अंदर आपको GFR और आपको नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप हो जाता है। क्लास 3 के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टीरॉइड दे सकते हैं, माइकोफेनोलेट देंगे, साइक्लोफॉस्फामाइड दे देंगे। क्लास 4 के लिए हम क्या करते हैं, हम माइकोफेनोलेट या फिर एजाथायोप्रीन भी दे सकते हैं। क्लास 5 के अंदर आपको प्रोटीन यूरिया और नेफ्रोटिक सिंड्रोम डेवलप हो जाता है तो हम एस इनहिबिटर्स देते हैं। अगर तो नेफ्रोटिक रेंज का प्रोटीन यूरिया होता है तो हम सेम ट्रीटमेंट करेंगे 3 और 4 वाला, कि हम उसको स्टीरॉइड्स देंगे, माइकोफेनोलेट दे देंगे, साइक्लोफॉस्फामाइड दे देंगे, साथ में माइकोफेनोलेट या फिर एजाथायोप्रीन भी दे सकते हैं। क्लास 5 के अंदर आपको जो है ना वो रीनल रिप्लेसमेंट थेरेपी हम करते हैं क्योंकि आपको एंड स्टेज रीनल डिजीज डेवलप हो जाती है। सारी के सारी स्टेजेस आपकी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन से बेनिफिट इनको मिलता है। अब आती है हमारे पास कार्डियोवास्कुलर डिजीज। कार्डियोवास्कुलर डिजीज के अंदर क्या होता है, मोस्ट कॉमन मैनिफेस्टेशन आपको पेरिकार्डाइटिस डेवलप हो जाता है, मायोकार्डाइटिस हो जाता है, एंडोकार्डाइटिस हो जाता है। एंडोकार्डाइटिस में आपका लिबमैन सैक्स एंडोकार्डाइटिस डेवलप हो जाता है। जो एंडोकार्डाइटिस होता है ना इसमें बेसिकली क्या होता है, आपके एक्यूमुलेशन हो जाती है आपके हार्ट वाल्व्स की, एंडोकार्डाइटिस के अंदर आपकी एक्यूमुलेशन होती है हार्ट वाल्व्स की या फिर स्टीराइल फिब्रिन कंटेनिंग वेजिटेशंस व्हिच इज थॉट टू बी द मैनिफेस्टेशन ऑफ हाइपरकोगुलेबिलिटी एसोसिएटेड विद एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज, ठीक है। एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज हो जाने की वजह से क्या होता है
कि हाइपरकोगुलेबल स्टेट आती है, उसकी वजह से आपके एंडोकार्डियम के ऊपर वेजिटेशंस डेवलप हो जाती हैं और आपको स्टीराइल फिब्रिन कंटेनिंग वेजिटेशंस डेवलप हो जाती हैं। आपके हार्ट वाल्व्स के ऊपर आपको एंडोकार्डाइटिस डेवलप हो जाता है, जिसे हम कहते हैं लिवमैन सैक्स एंडोकार्डाइटिस, जो एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ की वजह से हो जाती है। और एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ आपकी हाइपर विस्कोसिटी कराती हैं। जो एथेरोस्क्लेरोसिस होती है ना, वो आपकी इंक्रीज कर जाती है रिस्क ऑफ द स्ट्रोक। एथेरोस्क्लेरोसिस भी आपको डेवलप हो जाती है, जिससे आपके स्ट्रोक के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। मायोकार्डियल इंफार्क्शन डेवलप हो सकता है। दिस थॉट टू बी द मल्टीफैक्टोरियल एंडोथेलियम की इन्फ्लामेशन हो रही होती है, जिसकी वजह से मल्टीफैक्टोरियल और ग्लूकोकॉर्टिकॉइड थेरेपी को यूज़ करने की वजह से भी क्या होता है, आपको एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो जाती है। ठीक है, फिर प्रोकॉगुलेंट इफेक्ट आते हैं आपके एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ के, जिसकी वजह से आपको स्ट्रोक डेवलप हो जाता है, एथेरोस्क्लेरोसिस हो जाती है, या फिर एमआई भी डेवलप हो जाता है। अब कार्डाइटिस, जब आपको कार्डियोवास्कुलर इन्वॉल्वमेंट होती है ना, इसमें आपको पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, लिवमैन सैक्स एंडोकार्डाइटिस हो सकता है, जो कि एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज़ की वजह से हो जाता है, क्योंकि हाइपर विस्कोसिटी हो जाती है, या फिर आपको एथेरोस्क्लेरोसिस डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से आपको मायोकार्डियल इंफार्क्शन हो जाता है और स्ट्रोक डेवलप हो जाता है। अब लंग्स के अंदर क्या क्या फाइंडिंग्स आती हैं। लंग इन्वॉल्वमेंट जो होती है ना, वो आपकी कॉमन होती है। सबसे पहले इसमें आपको शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाएगी। ठीक है, मोस्ट कॉमनली मैनिफेस्ट करती है प्लूरिटिक पेन के अंदर, प्लूराइटिस हो जाएगा आपको। ठीक है, प्लूरिटिक सीरोजाइटिस होता है। ठीक है, मतलब प्लूरा की इन्फ्लामेशन हो जाती है और प्लूरल फ्यूजन भी हो जाती है। ठीक है, साथ इसमें क्या होगा कि आपको निमोनाइटिस डेवलप हो जाता है, नमूनिया डेवलप हो जाएगा, एटिलेक्टेसिस हो सकती है, लंग वॉल्यूम आपको रिड्यूस हो सकता है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस भी हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ब्रेथलेसनेस डेवलप हो जाती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ हो जाती है पल्मोनरी फाइब्रोसिस की वजह से, लंग वॉल्यूम रिड्यूस होने की वजह से, एटिलेक्टेसिस की वजह से भी। जो रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म है वो भी आपका बढ़ जाता है इन पेशेंट के अंदर जिनको अंदर एंटीफॉस्फोलिपिड जो है वो एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती हैं। अब न्यूरोलॉजिकल के अंदर क्या आता है, न्यूरोलॉजिकल के अंदर आपको फटीग होगी, हेडेक होगा, पुअर कंसंट्रेशन हो जाती है, और आपके लेबोरेटरी एविडेंस हमें मिलता है एक्टिव डिजीज़ का। ठीक है, और इन द एब्सेंस अगर आपके लेबोरेटरी एविडेंस नहीं भी मिल रहा होता है ना एक्टिव डिजीज का, तो भी इसमें क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल फाइंडिंग्स आपकी आती हैं, जिसमें आपका फटीग, हेडेक और पुअर कंसंट्रेशन आपको डेवलप हो जाती है। सेरिब्रल ल्यूपस के अंदर बेसिकली क्या होता है, जब आपको सेरिब्रल ल्यूपस होता है ना, उसमें आपको विजुअल हेलुसिनेशंस आती हैं, कोरिया डेवलप हो जाता है, ऑर्गेनिक साइकोसिस डेवलप हो जाती है। ठीक है, और ट्रांसवर्स माइलाइटिस हो सकता है, लिम्फोसिटिक मेनिंजाइटिस हो सकता है। कोरिया क्या होता है, दीज आर द सेमी पर्पसफुल इनवॉलंटरी मूवमेंट्स विच लुक लाइक द फ्रेगमेंट्स ऑफ द नॉर्मल मूवमेंट्स बट आर रिपीटेड इन डिसऑर्डरली मैनर, कि आपकी नॉर्मल मूवमेंट्स होती हैं, लेकिन आप जो है ना वो सेमी पर्पसली इनवॉलंटरी आप मूवमेंट्स कर रहे होते हो, और ये लगती है आपकी नॉर्मल मूवमेंट्स की तरह ही है। ठीक है, लेकिन आप जो है ना आपको पता नहीं होता, आप खुद ब खुद आप हाथ पांव चला रहे होगे। रूमेटिक फीवर इज वन ऑफ द कॉज होती है कोरिया की। अदर में आपका हंटिंगटन्स कोरिया हो सकता है, जो कि ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर होता है, जो कि मैनिफेस्ट होता है मिडिल एज के अंदर। हंटिंगटन्स कोरिया आपका मैनिफेस्ट करता है आपकी मिडिल एज के अंदर। ठीक है, रूमेटिक फीवर के अंदर भी हो सकती है। अभी हमने पढ़ा कि एसएलई के अंदर भी कोरिया हो सकता है, जब आपको सेरेब्रल ल्यूपस डेवलप हो जाती है। इनवॉलंटरी मूवमेंट्स के साथ साथ आपको पेशेंट को डिमेंशिया भी डेवलप हो जाता है कोरिया के अंदर। हिमेटोलॉजिकल के अंदर पैनसाइटोपिनिया डेवलप हो जाता है, न्यूट्रोपिनिया हो जाएगा, लिम्फोपिनिया हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, हिमोलिटिक एनीमियाज डेवलप हो जाते हैं, जो कि एंटीबॉडी मीडिएटेड डिस्ट्रक्शन की वजह से होते हैं। लिम्फोपिनिया आपको डिजीज की एक्टिविटी के बारे में बताता है। यहाँ पे लिविडो रेटिकुलरिस के बारे में बताया, जो आपको एसएलई के अंदर भी डेवलप हो जाता है और एंटीफॉस्फोलिपिड सिंड्रोम्स के अंदर भी डेवलप हो जाता है। ठीक हो गया। उसके बाद आते हैं गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स के अंदर आपको हमने पढ़ा था कि म्यूकोजा के अंदर ऑरल अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं, जो कि पेनफुल हो भी सकते हैं, पेनफुल नहीं भी हो सकते। ठीक है, पेरिटोनियल सेरिजाइटिस डेवलप हो जाता है, पेरिटोनियम की इन्फ्लामेशन हो जाती है, जिस वजह से आपको एक्यूट पेन होता है। मिजेंटेरिक वेस्कुलाइटिस हो सकता है, जो कि सीरियस कॉम्प्लिकेशन होती है, जिसकी वजह से आपको एब्डोमिनल पेन होता है, बाउल की इन्फेक्शन हो जाती है, परफोरेशन डेवलप हो सकती है, इवन हेपेटाइटिस भी हो सकता है, लेकिन रेयर होता है। पीडियाट्रिक डिजीज़ के अंदर क्या क्या होता है, बच्चों के अंदर क्या होता है, जब आपकी जुवेनाइल ऑनसेट आपको एसएलई डेवलप होती है, तो उसके अंदर आपको रीनल डिजीज और क्यूटेनियस मैनिफेस्टेशन जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं बच्चों के अंदर। ठीक है, सिमिलरली सब्सिक्वेंटली हाई इंसिडेंस होता है कि रीनल डिजीज, मैलर रैश का, रेनॉल्ड्स फिनोमेना का, क्यूटेनियस वैस्कुलाइटिस का, या फिर न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन का बच्चों के अंदर एज कम्पेयर टू अडल्ट्स। ठीक है, अब आती है हमारे पास इन्वेस्टिगेशंस। अब इन्वेस्टिगेशन के अंदर सबसे पहले क्या होता है, जो डायग्नोसिस होती है ना, वो बेस करती है कम्बिनेशन ऑफ क्लिनिकल फीचर्स के ऊपर भी और लेबोरेटरी एब्नॉर्मलिटीज़ के ऊपर भी। द क्लासिफिकेशन क्लिनिकल क्राइटेरिया है ना एसएलई का, वो इसमें से 11 में से 4 चीज़ें होनी चाहिए, तो हम कहते हैं कि आपको जो है एसएलई डेवलप हो गई है। ठीक है, मस्ट बी प्रेजेंट। ठीक है, एंड हैव अकर्ड इन पास चेकिंग। हम सबसे पहले क्या करते हैं, हम एएनएस को, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ को हम चेक करते हैं। ठीक है, ईएनएस को हम चेक करते हैं। ठीक है, साथ हम रूटीन हेमेटोलॉजी कराते हैं और बायोकेमिस्ट्री कराएंगे। यूरिन एनालिसिस भी आपकी मैंडेटरी होती है। पेशेंट्स विद एक्टिव एसएलई टेस्ट पॉजिटिव फॉर द एएनए, जिनको एक्टिव एसएलई होती है उसके अंदर आपकी एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़ आपकी पॉजिटिव होती हैं। कुछ अथॉरिटीज़ ये कहती हैं कि एएनए नेगेटिव एसएलई अकर इन द प्रेजेंस ऑफ एंटीबॉडीज़ टू रो। ठीक है, एंटीबॉडीज़ टू रो पॉजिटिव हो सकती हैं, जिनको एएनए नेगेटिव एसएलई होती है, बट अदर रिगार्ड्स एसएलई आर नेसेसरली एनए पॉजिटिव। द इशू मे बी मोर टू डू विद द इनसेंसिटिव एएनए एसे एट एनी गिवन टाइम इन द डिजीज कोर्स। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ ऐसे कहते हैं कि अगर आपका एएनए नेगेटिव होगा तो एंटी रो एंटीबॉडीज आपकी पॉजिटिव होती हैं। कुछ ये कहते हैं कि आपकी एएनए एंटीबॉडीज आपकी लाजमी पॉजिटिव होनी चाहिए एसएलई के लिए। जो एंटी डबल स्ट्रैंडेड एंटीबॉडीज होती हैं वो पॉजिटिव होती हैं बहुत सारे केसेस के अंदर, बट नॉट ऑल। पेशेंट आर टेस्टेड एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस बाय मोस्ट लेबोरेटरीज एंड एनालाइजर। ठीक है, एंटी डबल स्ट्रैंडेड एंटीबॉडीज भी आपकी पॉजिटिव होती हैं बहुत सारे पेशेंट्स के अंदर, लेकिन तमाम पेशेंट्स के अंदर नहीं होती हैं। पेशेंट को हम
पेशेंट्स एंड आर टेस्टेड एट द टाइम ऑफ डायग्नोसिस बाय मोस्ट लेबोरेटरी यूजिंग द एलाइजा। एलाइजा करके जो है एंटी डबल स्ट्रैंडेड एंटीबॉडीज़ को भी हम चेक करते हैं। एलाइजा हैव लो स्पेसिफिसिटी वेयर एज द टेस्टिंग फॉर द एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंटीबॉडीज कॉजिंग यूजिंग द रिथीडिया ल्यूसीलिया इज हाईली स्पेसिफिक। रिथीडिया ल्यूसीलिया को हम यूज़ करके हम जो वो एंटी डबल स्टैंडर्ड एंटीबॉडीज़ को हम चेक करते हैं। जो पेशेंट जिनको एक्टिव डिजीज डेवलप हो जाती है टेंड टू हैव लो C3 ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंट कंजप्शन। ठीक है, जिनकी एक्टिव डिजीज होती है उसके C3 के लेवल कम होते हैं क्योंकि कॉम्प्लीमेंट की कंजप्शन हो जाती है, तो पेशेंट को लो C3 और C4 के लेवल भी हो सकते हैं, मे बी रिजल्ट ऑफ द इनहेरिट कॉम्प्लीमेंट डेफिशिएंसी इन द C1 C2 C4 दैट प्रीडिस्पोज टू SLE। ठीक है, लो C3 और C4 के लेवल हो जाते हैं और कॉम्प्लीमेंट की कंजप्शन की वजह से। ठीक है, उसके बाद क्या आता है कि स्टडीज ऑफ अदर फैमिली मेंबर्स कैन हेल्प टू डिफरेंशिएट इनहेरिट डेफिशिएंसी फ्रॉम द कॉम्प्लीमेंट कंजप्शन। ठीक है, अगर आपको C3 C4 के लेवल कम आ रहे हैं तो फिर आपने लाजमी उनके बाकी फैमिली मेंबर्स की चेक करने होते हैं कॉम्प्लीमेंट लेवल, ताकि आपने ये देखना होता है कि जेनेटिक डेफिशिएंसी है या उसको वाकई ही डेफिशिएंसी है। उसके बाद आते हैं लास्ट में हम ESR कराते हैं। ESR आपका रेज्ड होते हैं, ल्यूकोपीनिया डेवलप हो जाता है, हमारे पास लिम्फोपीनिया डेवलप हो जाता है। ठीक है, जो टिपिकल होते हैं आपके एक्टिव SLE के, लिम्फोसाइट्स कम हो जाएंगे, WBCs कम हो जाएंगे, न्यूट्रोफिल्स कम हो जाएंगे, बेसोफिल्स कम हो जाएंगे, इओसिनोफिल्स कम हो जाएंगे, ESR ज़्यादा हो जाएगा और एनीमिया होता है जो कि हीमोलिटिक एनीमियाज होते हैं और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स के लेवल भी कम हो जाते हैं। सी रिएक्टिव प्रोटीन आपकी नॉर्मल होती है एक्टिव SLE के अंदर एक्सेप्ट इन द प्रेजेंस ऑफ सीरोजाइटिस, थस एन एलिवेटेड सी रिएक्टिव प्रोटीन आपके इन्फेक्शन को शो करती है। साथ हम यूरिया क्रेटिन के लेवल कराते हैं, रीनल फंक्शन टेस्ट के ऊपर वो ज़्यादा आते हैं, कोम्स टेस्ट भी आपका पॉजिटिव आता है क्योंकि ह्यूमिलिटिक एनीमियाज डेवलप हो जाते हैं, PT और APDT हम कराते हैं। ठीक है, अब मैनेजमेंट बेसिकली क्या होती है, जो थेरेपेटिक गोल्स हैं आर यूज टू एजुकेट द पेशेंट अबाउट द नेचर ऑफ द इलनेस। ठीक है, थेरेपेटिक थेरेपी हम इसकी कैसे करते हैं कि हम उसको नेचर ऑफ इलनेस के बारे में बताते हैं, पेशेंट को उसके सिम्टम्स को कंट्रोल करेंगे, उसके ऑर्गन डैमेज को कंट्रोल करना होता है। पेशेंट में एडवाइस करते हैं कि वो सन एक्सपोजर को अवॉइड करे। ठीक है, अल्ट्रावायलेट रेज को अवॉइड करे, ठीक है, सन को अवॉइड करे और सन ब्लॉक्स यूज़ करे जिसमें SPF 25 या फिर SPF 50 हो। ठीक है, सन प्रोटेक्टिव फैक्टर आपका 25 से लेकर 50 के दरमियान में हो, UV लाइट को अवॉइड करे और सन लाइट को भी अवॉइड करे। ठीक है, और उसके बाद आती है आपकी माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़। अगर तो आपको माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज़ होती है ना, उसके लिए हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं। ठीक है, पेशेंट जिनको माइल्ड डिजीज़ होती है रिस्ट्रिक्टेड टू द स्किन एंड जॉइंट कैन समटाइम्स बी मैनेज विद एनाल्जेसिक्स, एनसेड्स एंड हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन। एनाल्जेसिक्स देते हैं हम, एनसेड्स देते हैं, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देते हैं। हाउ एवर ग्लूकोटिकॉइड्स आर यूज नेसेसरीली। ठीक है, प्रेडनिसोलोन 5 से 20 मिलीग्राम पर डे देते हैं, ऑफन इन कम्बिनेशन विद इम्यूनोसप्रेसेंट सच एज मेथोट्रेक्सेट, एजाथायोप्रिन, माइकोफेनिल, मॉर्फेटिल। अच्छा, अब अगर आपको माइल्ड टू मॉडरेट डिजीज होती है तो आप उसको एनाल्जेसिक्स दे दोगे, एनसेड्स दे दोगे, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन दोगे, साथ उसको आप ग्लूकोटिकॉइड्स दे सकते हो 5 से 20 मिलीग्राम पर डे, और इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स के अंदर हम मेथोट्रेक्सेट दे सकते हैं, एजाथायोप्रिन हम दे सकते हैं, माइकोफेनिल, मॉर्फेटिल दे सकते हैं। जब हम ग्लूकोटिकॉइड्स की डोज को बढ़ाते हैं ना, मे रिक्वायर्ड द फ्लेयर इंक्रीज डोज ऑफ ग्लूकोटिकॉइड्स मे बी रिक्वायर्ड फॉर द फ्लेयर्स इन एक्टिविटी और कॉम्प्लिकेशन सच एज प्लूरिजिन पेरिकार्डाइटिस। अगर आपको कॉम्प्लिकेशंस डेवलप हो गई हैं या अगर आपको एक्यूट फ्लेयर्स आ रहे हैं तो फिर हम स्टीरॉइड्स की डोज को बढ़ा देते हैं। मोनोक्लोनल एंटीबॉडी बिलीमुमैब जो कि आपकी B सेल ग्रोथ को टारगेट करती है उसको भी हम देते हैं। बिलीमुमैब इसलिए देते हैं ताकि आपकी ऑटो एंटीबॉडीज़ ना बने। ठीक हो गया, ये हम तब देते हैं जब स्टैंडर्ड थेरेपी से पेशेंट रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा होता है। अगर आपको स्वेयर लाइफ थ्रेटनिंग अगर आपको SLE डेवलप हो गई तो हम हाई डोज ग्लूकोटिकॉइड्स देते हैं, इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं। ट्रीटमेंट हम CNS रीनल या फिर कार्डिक इन्वॉल्वमेंट के लिए रिजीम क्या होती है, इस पल्स्ड मिथाइल प्रेडनिसोलोन हम देते हैं 10 मिलीग्राम पर kg IV देते हैं, साथ हम साइक्लोफॉस्फेमाइड देते हैं और रिपीटेड एट 2 to 3 वीकली इंटरवल फॉर द 6 साइकिल्स। ठीक है, 6 साइकिल्स हम देते हैं। ठीक है, हर 2 से 3 हफ्ते के बाद साइकिल्स को रिपीट करते हैं। ठीक है, 6 साइकिल्स हम इसके देते हैं, 2 से 3 हफ्ते के इंटरवल के ऊपर 6 साइकिल्स हमने देने होते हैं। इसमें मिथाइल प्रेडनिसोलोन देते हैं। ठीक है, साथ इसमें साइक्लोफॉस्फेमाइड हम देते हैं, और जो साइक्लोफॉस्फेमाइड होती है ना वो हेमरेजिक सिस्टाइटिस कराती है, बट द रिस्क कैन बी मिनिमाइज्ड बाय गुड हाइड्रेशन एंड कोर प्रिपरेशन ऑफ द मेसना। ठीक है, 2 मरकैप्टो सल्फोनेट। ठीक है, हम क्या करते हैं कि साइक्लोफॉस्फेमाइड के साथ हम मेसना दे देते हैं जो कि 2 मरकैप्टो इथेन सल्फोनेट होती है, 2 मरकैप्टो इथेन सल्फोनेट होती है। ठीक है, जो कि आपके हेमरेजिक सिस्टाइटिस को प्रिवेंट करती है, और साथ उसे कहते हैं कि अच्छी हाइड्रेशन ले क्योंकि साइक्लोफॉस्फेमाइड आपकी हेमरेजिक सिस्टाइटिस कराती है जो कि आपकी यूरोटॉक्सिक मेटाबोलाइट से बाइंड कर जाती है साइक्लोफॉस्फेमाइड के। तो इसलिए मेसना हम साथ देते हैं जब साइक्लोफॉस्फेमाइड हम दे रहे होते हैं SLE वाले पेशेंट्स के अंदर, बिकॉज ऑफ द एजोस्पर्मिया, क्योंकि आपके बिकॉज ऑफ द रिस्क ऑफ एजोस्पर्मिया एंड प्रीमेच्योर मेनोपॉज, स्पर्म एंड ओसाइट कलेक्शन स्टोरेज नीड टू बी कंसीडर प्रायर टू ट्रीटमेंट साइक्लोफॉस्फेमाइड। साइक्लोफॉस्फेमाइड देने से पहले हम पेशेंट को कि एजोस्पर्मिया के बारे में उसको बताएंगे, उसको कहेंगे कि प्रीमेच्योर उसका मेनोपॉज भी हो सकता है, तो आप उसके स्पर्म्स को और ओसाइट को पहले से ही कलेक्ट करके स्टोर कर लेते हो।
मॉर्फेटल जो होती है ना आपकी, ठीक है, इसको हम सक्सेसफुली यूज़ करते हैं हाई डोज ग्लूकोटिकॉइड्स के साथ रीनल इन्वॉल्वमेंट के अंदर, ठीक है। माइक्रोफेनिल मॉर्फेटल देते हैं हाई डोज ग्लूकोटिकॉइड्स के साथ। अगर आपकी किडनी इन्वॉल्व हो जाती है, इसके सिमिलर रिजल्ट्स आते हैं टू दोज पल्स जिनको साइक्लोफॉस्फामाइड दी जा रही होती है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं, ठीक है। रीनल डिजीज वाले पेशेंट्स के अंदर हम माइक्रोफेनिलेट मॉर्फेटल को हम हाई डोज ग्लूकोटिकॉइड्स के साथ यूज़ करते हैं, इसके साइड इफेक्ट्स कम होते हैं एज कम्पेयर टू द जो आपकी साइक्लोफॉस्फामाइड होती है। बिलीमुवैब आपकी इन कम्बिनेशन विद स्टैंडर्ड थेरेपी सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करती है डिजीज को। एक्टिव एसएलई वाले पेशेंट्स के अंदर बिलीमुवैब भी हम देते हैं, जो कि आपके बीटा सेल से को की एंटीबॉडीज प्रोडक्शन का इनहिबिट करती है। आपकी जो है ना ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी होती है। अच्छा, रिटुक्सीमैब को भी हम दे सकते हैं, ठीक है, इफेक्टिव होती है सिलेक्टेड केसेस के अंदर। और उसके बाद आती है मेंटेनेंस थेरेपी। अब मेंटेनेंस थेरेपी बेसिकली क्या होती है? अगर आपने टिपिकल मेंटेनेंस रिजीम ये होते हैं कि हम पेशेंट को ऑरल प्रेडनिसोलोन देते हैं, ठीक है, 40 से 60 मिलीग्राम डेली, और साथ ही उसके ग्रेजुअली इसकी डोज को रिड्यूस करते जाते हैं 10 से 15 मिलीग्राम डेली और लेस बाय 3 मंथ्स, ठीक है। हम क्या करते हैं 10 से मिलीग्राम पर डे और लेस हम इसको कम कर देते हैं 3 मंथ्स, ठीक है। 3 महीने के लिए हम देंगे, ग्रेजुअली रिड्यूस करते हैं इसके डोज को 3 महीने के ऊपर जो ऑरल प्रेडनिसोलोन हम देते हैं। एज अ थायोप्रीन हम देते हैं, ठीक है, साथ में मेथोट्रेक्सेट देते हैं, माइक्रोफेनोलेट मॉर्फेटल भी हम दे सकते हैं। लॉन्ग टर्म एम के हमारे पास क्या होता है, हम लोएस्ट डोज ग्लूकोटिकॉइड्स देते हैं और इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं ताकि हम रिविजन को मेंटेन कर सकें। कार्डियोवास्कुलर कॉम्प्लिकेशन अगर आपको डेवलप हो जाती हैं, जैसे कि हाइपरटेंशन, हाइपरलिपिडीमिया, उनको हमने कंट्रोल करना होता है। साथ आप उसको कहते हो कि स्मोकिंग ना करें। वो पेशेंट जिनको एसएलई भी होती है और साथ उनका एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज भी उनकी पॉजिटिव होती है, उनके अंदर चांसेस होते हैं इनको थ्रोम्बोसिस डेवलप होती है हो सकती है, तो इसके लिए हम वारफेरिन थेरेपी दे सकते हैं, क्योंकि आपकी जो एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज होती हैं आपकी हाइपर विस्कोसिटी कराती हैं, ठीक हो गया। वो पेशेंट जो कि आपके ऑस्टियोपोरोसिस के रिस्क के ऊपर होते हैं या फिर हाइपोविटामिन डी होती है, उसको हम स्क्रीन करते हैं बायोकेमिस्ट्री के लिए, डेक्सा स्कैन कराते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक हो गया। एसएलई का क्लिनिकल क्राइटेरिया क्या होता है? इसका हमने निमोनिक लिखा हुआ है, रोड इन चैम्प। रोड से सबसे पहले आ जाएगा हमारे पास रीनल डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, ठीक है। ओ से आ जाएगा हमारे पास ऑरल अल्सर हो सकते हैं। रोड से आ जाएगा, आर से आ जाएगा आपका जो है वो रीनल डिसऑर्डर्स, ठीक है। ओ से आ जाता है आपकी ऑरल अल्सर्स, ठीक है। ए से आपका आर्थराइटिस आ जाएगा। डी से आपका डिस्कॉइड रैश आता है, ठीक है। आई से आ जाएगा आपको इम्यूनोलॉजिकल के अंदर, वही हमने पढ़ा था कि एंटी डीएनए एंटीबॉडीज आपकी पॉजिटिव होती हैं, जिसकी एंटी स्मिथ एंटीबॉडीज, एंटी स्मूथ एंटीबॉडीज या फिर एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज पॉजिटिव होती हैं, ठीक है। एन से आ जाएगा आपको जो है वो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जिसमें साइकोसिस हो सकती है आपको, या फिर आपको जो है वो सीजर्स डेवलप हो सकते हैं। और एस से आ जाएगा आपको जो है वो सीरोजाइटिस डेवलप हो जाती है, जिसमें आपको प्लूराइटिस, पेरिकार्डाइटिस, ये सब कुछ डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद आपका एच से आता है आपको हीमेटोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हीमोलिटिक एनीमिया, ल्यूकोपीनिया, आपको जो है लिम्फोपीनिया और थ्रोम्बोसाइटोपिनिया डेवलप हो जाता है। और ए से आपको जो है ना वो आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है। और दूसरे सेकंड ए से आपको एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज आपकी जो है पॉजिटिव होती हैं, ठीक है, बेस्ट स्क्रीनिंग होती हैं, हाईली सेंसिटिव होती हैं। और एम से आ जाएगा आपको मेलर रैश डेवलप हो जाता है। और पी से आ जाता है आपको फोटोसेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है, ठीक है। अब मेलर सबसे पहले हम करते हैं रीनल डिसऑर्डर्स, ओ आर से, ठीक है। इसमें परसिस्टेंट प्रोटीन यूरिया होगा 0.5 ग्राम पर 24 आवर से ज़्यादा होता है। प्रोटीन यूरिया 0.5 ग्राम पर 24 आवर से ज़्यादा होता है। सेलुलर कास्ट हमें मिलती है, रेड सेल कास्ट मिलती है, ग्रैनुलर कास्ट मिलती है, हमें ट्यूबुलर कास्ट भी मिलती है, रेड सेल ग्रैनुलर ट्यूबुलर कास्ट मिलेगी। ओ से आ जाएगा ऑरल अल्सर्स डेवलप हो जाते हैं, जिसमें नेजोफ्रेंजियल अल्सरेशन डेवलप हो सकती है। नेजोफेरिंग्स की भी हो सकती है, ऑरल भी हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये पेनलेस भी हो सकती है और पेनफुल भी हो सकती है, ठीक है। पेनलेस होती है जो ऑरल अल्सर्स होते हैं आपके, वो पेनलेस होते हैं। ए से आ जाएगा आपको आर्थराइटिस डेवलप हो जाता है कि नॉन इरोसिव होता है और आपके 2 या 2 से ज़्यादा जॉइंट्स को इन्वॉल्व करेगा, पेरिफेरल जॉइंट्स को, ठीक है। उसके बाद डी से आ जाएगा डिस्कॉइड रैश होता है, जिसमें आपको एरिथेमेटस रेज्ड पैचेस आपको मिलते हैं, जो कि कैरोटिक स्कारिंग होती है और फॉलिकुलर प्लगिंग हो जाती है, स्कारिंग एलोपेशिया भी हो जाता है, ठीक है। आई से आ जाएगा आपको जो है ना वो इम्यूनोलॉजिकल भी, आप एंटी डबल स्टैंडर्ड डीएनए एंटीबॉडीज आपकी पॉजिटिव होती हैं, इनका एब्नॉर्मल टाइटर आता है और हमें एंटी एसएम एंटीबॉडीज हमें मिलती हैं, या फिर हमें पॉजिटिव एंटी फॉस्फोलिपिड एंटीबॉडीज हमें मिलती हैं, ठीक हो गया। उसके बाद एन से आ जाएगा न्यूरोलॉजिकल, सीजर, साइकोसिस। कोई आपको ड्रग भी आप नहीं खा रहे होगे, कोई मेटाबॉलिक डिरेंजमेंट भी नहीं होती, स्टिल आपको सीजर्स और साइकोसिस हो जाती है, ठीक है। और एस से आ जाएगा आपको सिरोजाइटिस हो जाता है, जिसमें आपका प्लूराइटिस आता है और पेरिकार्डाइटिस आता है। प्लूराइटिस में क्या होगा, प्लूरेटिक पेन होगा, रब होगा, प्लूरल एफिजन डेवलप हो जाती है। पेरिकार्डाइटिस में आपको रब होगा, ईसीजी के ऊपर एविडेंस कार्डियोग्राम हम कराते हैं इसके लिए, ठीक है। ईसीजी कराएंगे और इफिजन हमें मिलती है, ठीक हो गया। ईसीजी के ऊपर हमें नजर आता है पेरिकार्डाइटिस, पेरिकार्डल रब हमें मिलता है, या फिर हमें इफिजन नजर आती है, पेरिकार्डल इफिजन नजर आती है, ठीक है। उसके बाद एच से आ जाएगा आपको हिमेटोलॉजिकल, जिसमें आपको हिमोलिटिक एनीमिया हो जाता है, जिसमें कोम्स टेस्ट आपका पॉजिटिव आता है, ल्यूकोपीनिया हो जाता है, लिम्फोपीनिया हो जाता है, और साथ आपको जो है वो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया भी हो जाता है, ठीक हो गया। उसके बाद ए से आ जाएगा आपका, अगला ए से आता है आपका
एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज आपकी पॉजिटिव हो जाती हैं, ठीक है। एब्नॉर्मल टाइटर आता है आपका ANA का बाय द इम्यूनोफ्लोरेसेंस, ठीक है। P से आ जाएगा आपका जो है ना वो फोटोसेंसिटिविटी, आपको M से आ जाएगा आपका मेलर रैश। मेलर रैश के अंदर बेसिकली क्या होता है, आपको फिक्स्ड एरिथीमा डेवलप हो जाता है, रेड फ्लैट और रेज्ड नेजोलेबल फोल्ड को स्पेयर कर रहे होते हैं रैश। और साथ इसमें P से आ जाएगा फोटोसेंसिटिविटी डेवलप हो जाती है, क्योंकि आपकी सनलाइट से आपकी रैश डेवलप हो जाते हैं, अनयूजुअल रिएक्शन टू द सनलाइट।